हेलो एवरीवन। तो आज के इस नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के बारे में कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम जो अभी अभी गवर्नमेंट ने ये लॉ को पास किया है। तो इस लॉ के बारे में हम जानेंगे कि मतलब इसमें क्या है, इसमें कौन से डिपॉजिट अनरेगुलेटेड है, ये किस लिए लाया गया है, अगर इसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें क्या पेनल्टीज है। फिर लास्ट में हम जाके देखेंगे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर हमने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी अगर कोई एडवांसेस लिया है, कोई लोन लिया है, तो वो भी इस लॉ के अंडर कवर होगा या नहीं होगा। तो मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है और इसका मैं बता रहा हूँ कि बहुत वास्ट इम्प्लीकेशन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर कर रखी है और इसकी नीड बहुत थी लाने की। तो ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम होता क्या है। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम जैसे कि सबसे पहले नॉर्मली इसको देखें तो इसके नेम में ही है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, यानी कि जो डिपॉजिट अनरेगुलेटेड है, यानी कि कोई भी उसको अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करती है। हमने अगर किसी से कुछ डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है और उस पर कोई भी अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं करती है, कोई भी अथॉरिटी के साथ उसका कोई भी कंप्लायंस नहीं है, तो वो अनरेगुलेटेड हो जाता है। तो अगर वो इसके अंदर फॉल कर रहा है तो वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में आ जाता है। ठीक है। जो इसमें हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मीन्स ए स्कीम और an arrangement under which deposit are accepted or solicited by any deposit taker by way of business and which is not a regulated deposit scheme। मतलब इसमें क्लियर लिखा है कि ये एक तो डिपॉजिट है, ठीक है, और डिपॉजिट टेकर ने इसको एक्सेप्ट किया है। मतलब हम इसमें आगे जब वीडियो में जाएंगे तो हम मीनिंग समझेंगे कि हु इज द डिपॉजिट टेकर, डिपॉजिट क्या है, डिपॉजिट टेकर क्या है, और उसका एक बिजनेस होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, अगर बिजनेस में नहीं है तो वो उसमें कवर नहीं होगा। एंड विच इज नॉट ए रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम क्या होती है वो भी हम आगे इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो एक अपने यहाँ पे एक मोटा मोटा अपने पास व्यू आ गया कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम क्या होता है। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मतलब अनरेगुलेटेड डिपॉजिट क्या होता है। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट इज की वो डिपॉजिट जो डिपॉजिट टेकर ने लिया है जो कि रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में फॉल नहीं करता है। उसका सिंपल मीनिंग ये है, लेकिन इसका आगे जाके देखेंगे तो एक बहुत वास्ट डेफिनेशन निकल के आती है। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस स्कीम। मतलब ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की क्या नीड थी, मतलब क्या जरूरत पड़ रही थी। सर मैं आपको बता दूं कि मतलब जैसे हमने सुना होगा शारदा चिट फंड स्कैम के बारे में, रोज वैली स्कैम्स के बारे में, यानी कि ये कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ का स्कैम था। इसमें क्या किया गया था कि इसमें बहुत सारी फेक कंपनीज क्रिएट कर दी थी और लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए गए थे और उनको बोला गया था कि हम एक साल में आपको 30% रिटर्न देंगे, 40% रिटर्न देंगे, 50% रिटर्न देंगे, ऐसी कुछ मतलब है ना। उनको ऐसी स्कीम्स बताया गया था कि कोई मना नहीं कर सकता था। और इस वाले झांसे में ज्यादातर लोग कौन से आते थे, ज्यादातर लोग वो आते थे जो जो इलिटरेट होते हैं या मतलब इन सब चीजों का, फाइनेंस का जिनको कम नॉलेज होती है, वो इनके झांसे में आ जाते थे। या किसको अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट दिया और पता चला कि हमें एक साल बाद 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। तो एक ये नॉर्मल बंदे के लिए जो कि मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है या पुअर क्लास में आता है, उसको एक साल के वो 1 लाख रुपए कमा रहा है और उसको घर बैठे अगर वो बोल दे कि हम 50,000 रुपए आपको दे देंगे, तो मतलब उनको ऐसी स्कीम्स दी जाती थी तो वो इसके झांसे में आ जाते थे और वो अपना पैसा दे देते थे और बाद में पता चलता था कि वो अपना पैसा गवा बैठते थे। मतलब उनको कुछ नहीं मिलता था, ये कंपनी स्कैम कर देती थी, बंद हो जाता था, कोई नहीं मिलता था, वहां पे ताला लग जाता था। तो ऐसी मतलब ऐसे फ्रॉड स्कैम को रोकने के लिए ये स्कीम लाने की बहुत ज्यादा नीड थी और इसीलिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लाया। तो सिंपल सा हम यहाँ देख लेते हैं कि द रीजन ऑफ ब्रिंगिंग अप दिस लॉ दैट देयर आर मैनी पीपल बीइंग डिफ्रॉडेड बाय इलिसिट डिपॉजिट टेकिंग स्कीम। मतलब ऐसी स्कीम चली आ रही थी जिसपे कोई अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं था। मतलब मन में आया वो स्कीम चला दी, कैसे भी उन्होंने लोगों को स्कीम दी और लोगों ने पैसा भी डाल दिया। तो
जैसा कि हमने बहुत सारी स्कीम्स सुनी है, शारदा चिट फंड स्कैम्स और रोज वैली, ये तो बहुत बड़े स्कैम्स थे। मतलब ये तो हमारे सामने है, और इसके अलावा तो पता नहीं कितने कितने स्कैम्स है जो हमारे सामने भी नहीं है, जो मतलब ऐसे थोड़े इलिटरेट पीपल या थोड़े कम नॉलेज वाले लोगों को ये ठग लेते हैं, और उनसे वो बाद में उनको कुछ पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्कीम्स को लाया गया। तो हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, मीनिंग ऑफ डिपॉजिट। मतलब डिपॉजिट क्या होता है। डिपॉजिट सर देखो, अगर कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें कंपनीज एक्ट में उनके लिए अलग से रूल्स एंड प्रोविजंस दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर वो उनमें कंट्रोल कर रही है, मतलब उसको एक अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है, तो वहां पे जो अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है, डिपॉजिट का मीनिंग वहां पे बता रखा है। तो जो जैसे कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट में बता रखा है, तो वो मीनिंग निकल के आ जाएगा डिपॉजिट का। ठीक है, ऐसे ही एनबीएफसी कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है किसी से, तो एनबीएफसी के लिए डिपॉजिट का मीनिंग बता रखा है आरबीआई ने कि क्या डिपॉजिट होगा क्या नहीं होगा। तो इन सब के लिए अलग अलग अथॉरिटी ने बता रखा है। जहां कहीं भी नहीं बता रखा उसके लिए एक सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे बताया गया है कि डिपॉजिट मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन एडवांस और लोन इन एनी अदर फॉर्म। मतलब चाहे आपने ऐसे एडवांस एक्सेप्ट किया हो, लोन हो, या कुछ भी बोल दीजिए आप उसको, वो हम सब इसमें डिपॉजिट में कवर कर लेंगे। बाय एनी डिपॉजिट टेकर। अब यहाँ पे डिपॉजिट टेकर जो बताया है वो हम समझेंगे कि हु इज डिपॉजिट टेकर विथ ए प्रोमिस टू रिटर्न वेदर आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड और अदरवाइज। विद ए प्रोमिस, वो प्रोमिस करते हैं कि हम आपको एक साल बाद में है ना 20% रिटर्न, 30% रिटर्न के साथ ही हम आपको वापस करेंगे, आइदर इन कैश और इन काइंड और इन द फॉर्म ऑफ ए स्पेसिफाइड सर्विस। मतलब वो बोलेंगे कि हम आपको 1 लाख के 1.5 लाख रुपए वापस करेंगे, या 1 लाख के बाद में हम 1.5 लाख रुपए का आपको गोल्ड दे देंगे, सिल्वर दे देंगे, या कुछ भी फॉर्म में हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको कैश लिया है तो कैश में ही वापस करें। either in cash or in kind or in the form of a specified service with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form but does not include। मतलब उसमें कुछ भी सबको कवर कर लिया, और कुछ स्पेसिफिक चीजों को यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया। वो कौन सी स्पेसिफिक चीजें, बहुत सारी स्पेसिफिक हम मोस्टली इसमें से देख लेते हैं, जैसे कि एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम ए बैंकिंग कंपनी। ठीक है, कि अपने ने अगर कोई बैंकिंग कंपनी से अगर अमाउंट रिसीव किया है तो वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली एक्सक्लूड है, क्योंकि ये जनरली हम बिजनेस के लिए लेते हैं, तो वो डिपॉजिट का तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, कि यहाँ पे तो हमने काम करने के लिए लोन लिया है, तो ये डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अमाउंट हम आगे देखते हैं, अमाउंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स हुज रिपेमेंट इज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स, फॉरेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, फॉरेन सिटीजन्स, फॉरेन अथॉरिटीज, और एज पर द प्रोविजन ऑफ फेमा जो इसको कंट्रोल कर रहा है, वो इसमें कवर नहीं होगा डिपॉजिट की डेफिनेशन में। अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कैपिटल बाय पार्टनर ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म और ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई पार्टनर ऐसे कंट्रीब्यूट करता है एज ए कैपिटल, तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय वे ऑफ लोन फ्रॉम हिज रिलेटिव्स, और अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी फर्म बाय वे ऑफ लोन फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर। ये अपने देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय वे ऑफ लोन फ्रॉम हिज रिलेटिव। ठीक है, और अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी फर्म बाय वे ऑफ लोन फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर, कि अपने ने एक जनरल टर्म में किसी रिलेटिव से अपने ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, तो वो इसमें नहीं आएगा। अमाउंट रिसीव्ड एज क्रेडिट बाय ए बायर फ्रॉम ए सेलर ऑन द सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी, इसमें क्या लिख रखा है, अमाउंट रिसीव्ड एज क्रेडिट बाय बायर फ्रॉम सेलर ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और मूवेबल। ठीक है, वो इसमें कवर नहीं होगा। और एक दो चीजें और दे रखी है, आप देख लेना, ये लॉ में भी लिख रखा है, तो वो इसकी डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना मेन आता है, फिर वो आता है डिपॉजिट टेकर। हु इज द डिपॉजिट टेकर, वो हम देख लेते हैं कि डिपॉजिट टेकर
कोई भी हो सकता है डिपॉजिट टेकर, मतलब जो यहाँ पे दे रखा है वो तो मतलब इन्होंने पूरे लगभग सभी लोगों को कवर कर लिया है। इसमें हो सकता है एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, प्रोप्राइटरी कंसर्न हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं, एलएलपी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकते हैं, ट्रस्ट हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, एनी अदर अरेंजमेंट और व्हाट्सएवर नेचर रिसीविंग और सोलिसिटिंग डिपॉजिट जो इसमें कवर नहीं है, और उसके अलावा किसी ने ऐसा अरेंजमेंट बना दिया, ऐसी कोई कंपनी बना दी, तो वो यहाँ पे उन्होंने कवर कर लिया है इस यहाँ पे लिख के। तो मतलब हम यहाँ देखेंगे ऑलमोस्ट सभी लोगों को डिपॉजिट टेकर की डेफिनेशन में इन्होंने कवर कर लिया है। ठीक है, फिर हमारा मीनिंग आता है कि मीनिंग ऑफ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, मतलब कि रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम क्या होती है। रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम अपने यहाँ पे नेम से पता चल रहा है कि वो स्कीम जो रेगुलेटेड है, कोई ना कोई रेगुलेटेड बॉडी से वो उसको रेगुलेट करती है, कोई रेगुलेट बॉडी, जैसे कि अपने कंपनी में अगर डिपॉजिट लेते हैं तो उसको एमसीए उसको कंट्रोल करती है, एनबीएफसी में आरबीआई उसको कंट्रोल करती है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इस पे अपने ने क्या लिख रखा है। रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मींस दोज स्कीम which are regulated by सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीए है, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, पीएफआर है, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो ये सब अपने ने ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, हमने इन सब के बारे में सुन रखा है कि मतलब अगर ये डिपॉजिट को कंट्रोल कर रही है तो इसका मतलब ये डिपॉजिट स्कीम कंट्रोल्ड बाय ए रेगुलेटेड अथॉरिटी, मतलब एक सुपीरियर अथॉरिटी से ये कंट्रोल है, तो वो फिर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के डेफिनेशन में नहीं कवर होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका सबसे मेन पार्ट जो जिसको हम सभी से डरना चाहिए कि इसमें क्या ऑफेंसेस और पनिशमेंट उन्होंने बता रखा है। इसमें मैं बता दूं कि बहुत हैवी पनिशमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया है कि अगर आप अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में फॉल कर जाते हो, अगर कुछ ऐसा आपने काम कर लिया जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट में आ जाता है, तो फिर उन्होंने बताया है कि हम देख लेते हैं कि कौन से टाइप ऑफ ऑफेंसेस है, क्या उसमें फाइन और क्या इम्प्रिजनमेंट है। तो अगर सबसे पहले उन्होंने बताया कि सोलिसिटिंग फॉर यूडीएस है। सोलिसिटिंग यानी कि हम किसी चीज के लिए एडवर्टाइज करते हैं या रिक्वेस्ट करना समझ लीजिए, या किसी से जिससे हम मांगते हैं कि हमें आप डिपॉजिट दो या हमारी स्कीम में पैसा डालो, तो ऐसे में वो सोलिसिट करते हैं। तो और अगर वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट में फॉल कर रहा है तो उसमें कम से कम फाइन आपका 2 लाख से 10 लाख के बीच आपको फाइन लग सकता है, और इम्प्रिजनमेंट है 1 से 5 साल तक की जेल, मतलब 5 साल तक की जेल यहाँ पे आपको बता रखी है। आप देख लीजिए कि मतलब कितना उन्होंने यहाँ पे हार्श प्रोविजन बना के रखा है। फिर आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट अंडर यूडीएस। अगर आपने डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लिया और वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट में फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने फाइन बताया 3 लाख से 10 लाख तक का फाइन, और 2 साल से 7 साल तक की आपको जेल हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट अंडर यूडीएस एंड फ्रॉडुलेंटली डिफॉल्टिंग इन रीपेमेंट और सर्विसिंग। आपने डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर लिया जो कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट में फॉल कर रहा है, और उसके बाद आपने उसको रीपे भी नहीं किया, मतलब फ्रॉड कर दिया, जस्ट लाइक शारदा चिट फंड स्कैम में हुआ था कि आपने एक्सेप्ट तो कर लिया जो कि अनरेगुलेटेड है, फिर आपने उसको वापस भी नहीं किया, तो आपको ये एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस हो जाता है। उसमें क्या बताया कि उसमें फाइन हो सकता है 5 lakhs to twice the aggregate funds collected, यानी कि 5 लाख तो मिनिमम है ही, और उसके अलावा ट्वाइस द एग्रीगेट फंड कलेक्टेड, यानी कि आपने मान लो 10 करोड़ फंड कलेक्ट किया है तो आपको लगभग 20 करोड़ तक की फाइन लग सकता है, और इसमें जेल हो सकती है आपको 3 से 10 साल तक की, आपको इसमें जेल हो सकती है। तो 10 साल तक की जेल आप सोच लीजिए कि मतलब कुछ भी काम ऐसा करने से पहले ये आप ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट को जरूर देख लीजिए कि इसमें इतना बड़ा उन्होंने पनिशमेंट डाला। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे। कुछ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में फॉल करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें हमने लिया है कि मिस्टर एक्स हैज ए फंक्शन इन हिज हाउस, ओके, ही बोरोज INR 1 lakh फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर वाई, विल दिस बी कंसिडर्ड एज इलीगल अंडर दिस लॉ। मतलब ये लोग बहुत सोच रहे हैं कि हमने नॉर्मल इस सर्कमस्टांसेस में, मेरे घर में शादी है, फंक्शन है, मैंने 1 लाख रुपए मेरे फ्रेंड से उधार ले लिया, बोरो कर लिया,
तो क्या वो इस अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में फॉल करेगा या नहीं करेगा? तो आप बताइए, मतलब आप हमने समझ सका है कि अपने समझ चुके हैं कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की डेफिनेशन क्या है और क्या उसमें डिपॉजिट है, हु इज द डिपॉजिट टेकर, और कौन सी रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है और कौन सी नहीं है। तो हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है कि हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वो डिपॉजिट है या नहीं है। तो ही बोरोज इन आर 1 लाख फ्रॉम, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डिपॉजिट तो है, क्योंकि इसको कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही और डिपॉजिट की डेफिनेशन में ये आ जाता है। डिपॉजिट टेकर है मिस्टर एक्स, एक इंडिविजुअल है तो वो डिपॉजिट टेकर की डेफिनेशन में आ जाता है। लेकिन हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिख रखा होता है कि बाय वे ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर वो उसके बिजनेस में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ले लिए तो वो इस अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में नहीं फॉल करेगा। तो ठीक है, हम इसका फिर कंक्लूजन देख लेते हैं कि कंक्लूजन में हमने क्या लिख रखा है, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मिस्टर एक्स बीइंग एन इंडिविजुअल इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट टेकर, ठीक है। एक्सेप्टिंग लोन फ्रॉम फ्रेंड इज स्क्वेयरली कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। मैंने आपको बोला था ये डिपॉजिट में नहीं फॉल कर रहा था, लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी, वो डिपॉजिट में फॉल कर जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टिंग लोन फ्रॉम फ्रेंड इज स्क्वेयरली कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट। हम डिपॉजिट की डेफिनेशन में जाकर देखेंगे तो वो कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज नॉट द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ मिस्टर एक्स एंड हैंस नॉट कंसीडर्ड एज अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, इट इज नॉट एन इलीगल अंडर दिस लॉ। मतलब वो बिजनेस नहीं कर रहा, तो ये एक नॉर्मल एक्टिविटी के अंडर उसने 1 लाख का लोन लिया है, तो इसमें अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के अंडर वो फॉल नहीं करेगा। एक और हम केस देख लेते हैं। Mr. X, a software engineer, wishes to invent business software based on blockchain technology. Mr. Y, his friend, agrees to give him a loan of INR 15 lakh. Now, Mr. Y is of the view that Mr. X cannot accept the loan according the provision of unregulated deposit scheme. Is the view of Mr. Y correct? आप एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए, और फिर आप सबसे पहले डेफिनेशन में जाइए, डिपॉजिट की डेफिनेशन में जाइए, डिपॉजिट टेकर की डेफिनेशन में जाइए, रेगुलेटेड स्कीम कौन सी होती है उसके डेफिनेशन में जाइए, और फिर इस पे आप देखिए कि ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में फॉल करेगा या नहीं करेगा। तो हम एक बार इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा, और कंक्लूजन भी आप देख लेना कि आपका ऑलमोस्ट राइट ही निकलेगा। Obtaining loans for the purpose of business bearing a genuine connection is exempt from being considered as deposit, वो deposit की definition में लिख रखा है। Further, accepting deposit is not the business activity of Mr. X and hence not considered as unregulated deposit scheme. This view of Mr. Y is incorrect, ठीक है। फिर एक और हम frequently asked question देख लेते हैं कि क्या है। ABC Private Limited advanced in our 5 lakh for supply of polymers to XYZ Private Limited. The time period for supply of goods was 1 month. It has been 2 months since the amount was advanced, but XYZ has neither supplied the goods nor it has refunded the amount due. What are the implications under UDS? मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं, जब हम थोड़ा सा लो इन डेप्थ पढ़ेंगे तो उसमें ये केस बता रखा है कि अगर किसी ने अपने बिजनेस करते टाइम किसी से एडवांस लिया है और उसके अगेंस्ट अपने ने सप्लाई नहीं दी है, तो अगर हमने उसको एक फिक्स टाइम में अगर उसको पैसे को रिफंड नहीं किया तो उसके बाद वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन देख लेते हैं, वो बात हमने यहाँ पे भी लिख रखी है। Advancing money for supply of goods in the normal course of business is not considered as deposit. However, when such advances becomes refundable, it will be considered as deposit if not repaid within 15 days of becoming refundable. अगर आपने बोला कि 1 महीने के अंदर ये रिफंडेबल बन जाते हैं, तो अगर आपने 15 दिन के अंदर वो रिफंड नहीं किया तो फिर वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो INR 5 लाख इज क्वालिफाइड एज डिपॉजिट इन द हैंड्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि उनको 1 महीने के अंदर सप्लाई करनी थी, उन्होंने नहीं की, तो अगर उनको फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर रिफंड करना था, लेकिन उसके बाद तो 2 महीने निकल गए साहब, 2 महीने के अंदर भी उन्होंने अमाउंट रिफंड नहीं किया है, तो यहाँ पे वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट के लिए तो अपने को अदर थिंग्स भी देखनी पड़ेगी, लेकिन डिपॉजिट की डेफिनेशन में तो वो यहाँ से आ गया। INR 5 लाख हैज क्वालिफाइड एज डिपॉजिट इन द हैंड्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, but since it is not its business activity of accepting deposit, this transaction will not be considered as unregulated deposit scheme.
यानी कि आप देख रहे हो कि ये उसका बिजनेस नहीं है, वो इस चीज में प्रॉपर लेन देन नहीं करता है, ट्रेड नहीं करता है, तो वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम से यहाँ पे उसको आउट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपना एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है कि Mr. X wants to individually start a chit fund without getting it registered. He has decided to get 1,000 participants in his scheme. The monthly contribution decided in 5 grams of silver per participant. He will accordingly fix the monthly price too. Is this scheme prohibited under unregulated deposit scheme? ये थोड़ा सा पेचीदा केस है, आप इस पे दिमाग लगाइए। फिर मैं एक बार कंक्लूजन रीड कर देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन में हमने लिखा है कि मिस्टर ए बीइंग एन इंडिविजुअल इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट टेकर। ओके, क्लियर है। स्टार्टिंग ए चिट फंड इज ए स्कीम, हाउएवर द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट कवर ओनली रिसीप्ट ऑफ मनी एंड नॉट एनी कमोडिटी। मतलब जब हम डिपॉजिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो वहां पे उन्होंने खाली मनी के बारे में लिखा है, कमोडिटी अगर किसी से हम रिसीव करते हैं तो उसके बारे में तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। Accordingly, since the receipt of silver is not covered under the definition of deposit, the scheme will not be prohibited under UDS। यानी कि अपने ने जब पढ़ा तो इसको लगा कि यार ये डिपॉजिट भी हो जाएगा, चिट फंड कोई रेगुलेटेड भी नहीं है, डिपॉजिट टेकर की डेफिनेशन में भी आ रहा है, वो बिजनेस भी कर रहा है इसका रेगुलरली, तो ये क्लियरली अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है। लेकिन साहेब वो यहाँ पे ले क्या रहा है, वो ले रहा है द मंथली कंट्रीब्यूशन डिसाइडेड इन 5 ग्राम्स ऑफ सिल्वर पर पार्टिसिपेंट। यानी कि उसने पैसा नहीं लिया पार्टिसिपेंट से, उसने लिया 5 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, यानी कि वो सिल्वर लोगों से कंट्रीब्यूशन करवा रहा था। और बहुत स्मार्ट बंदा निकला, उसने पूरी डेफिनेशन ढंग से पढ़ ली और उसने पूछा कि यहाँ पे तो मनी के बारे में लिख रखा है, यानी कि कैश या पैसे के बारे में लिख रखा है, उसके बारे में तो लिख ही नहीं रखा सिल्वर के बारे में। तो फिर वो डिपॉजिट की डेफिनेशन से वो बाहर हो जाता है, इसलिए वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में फॉल नहीं किया। तो ये आपने ने देखा कि दिस इज द स्पेस वेयर द गवर्नमेंट शुड वेरीफाई एज टू वेदर इट वांटेड टू अलाउ सच स्कीम्स और इट इज लैक्यूनर इन द लॉ व्हिच नीड्स टू बी अमेंडेड। यानी कि गवर्नमेंट को बताना है कि ये इस चीज को अलाउड करना चाहते हैं या उनसे ये छूट गया है, मतलब वो इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाए, तो उनसे ये क्लैरिटी आनी जरूरी है। नहीं तो फिर लोग ऐसी स्कीम बना के फिर वही लोगों को ठग सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम नॉर्मली बेसिकली हमने उसके बारे में समझा कि क्या होता है, कौन से उसमें फॉल करते हैं, क्या उसमें नहीं फॉल करता है। ठीक है, तो प्लीज आप इस कोई भी डिपॉजिट लेते टाइम एक बार इस लॉ को जरूर देख लीजिए। आई होप यू enjoy this video. Thank you for watching this guys. Have a nice day. Thank you.